होता है। जितना आप जिस चीज को जितना ज्यादा रिपीट करेंगे वो चीज उतना तेज आपके सेरिब्रम में सेव होगी। ठीक है। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए रूट मतलब होता है रास्ता, ठीक है, क्या होता है रास्ता। ड्रग मतलब क्या होता है मेडिसिन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है बॉडी के अंदर हम लोग कैसे इंटर करते हैं, बॉडी के अंदर कैसे इंटर करते हैं। बॉडी के अंदर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है देना, ये समझ लीजिए, इसका मतलब यहाँ पे यही समझिए। ठीक है। ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि हम एक दवा को, एक मेडिसिन को जो मार्केट में आई है, जैसे आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, ठीक है, आपका इनहेलर हो गया, पेरेंटल डोजेज का आईवी आईएम, जितनी भी दवा मार्केट में है, पाउडर फॉर्म में भी आपको दवा मिलेगी। ठीक है। विटामिन वगैरह हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब क्या है एक टाइप की दवा ही है। ठीक है। जितनी भी मार्केट में दवा है वो सारे दवा को हम लोग अपने बॉडी के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स कि हम लोग दवा को अपने बॉडी के अंदर किस रास्ते से पहुंचा सकते हैं। ठीक है। दवा को अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट रास्ते से पहुंचाया जाता है। ठीक है। इतने रूट क्यों बने हैं भाई, देखिए एक ओरल रूट है, दवा सारी दवा तो हम ओरल रूट से खा सकते हैं, लेकिन इतने रूट बनने की आवश्यकता क्या है। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए और दवा के फिजियोलॉजी को देखते हुए क्या हुआ है, इसका रूट का डिवीजन हुआ है। जैसे कि कुछ दवा आपके स्टमक में जाकर एब्जॉर्ब होती है, लेकिन कुछ दवा आपके स्टमक में जाकर एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो उसके लिए अलग रूट दे दिया गया है। कुछ दवा आपका जल्दी एक्शन शो करती है और कुछ दवा आपका फास्ट एक्शन शो करती है, इसके अकॉर्डिंग आपका ओरल रूट दिया गया है। ठीक है। कुछ ऐसी भी दवा होती है जिसका टेस्ट कड़वा होता है, जो निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका जो महक होती है, जो खुशबू महक जो होती है, और बहुत स्मेल जो होती है बहुत अजीब तरह की होती है, आप उसको नहीं निगल पाते हैं, तो ऐसी दवाओं के लिए हम क्या हुआ है ओरल रूट बना है। ठीक है। और इसका मतलब जैसे जो दवा आपका स्टमक में जाने के बाद खराब हो जा रही है, उस दवा को हम लोग पेरेंट्रल दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मतलब कि दवा वेस्ट ना जाए, अगर एक दवा एक रास्ते से खराब हो जा रही है तो उसको अपने बॉडी के अंदर दूसरे रास्ते से क्या करें पहुंचाएं। जिस दवा का डिसोल्यूशन रेट कम होता है उस दवा को पेरेंटल रूट में दे दिया जाता है, जाओ अब तुमको डिजॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधे जाओ। ठीक है। तो ऐसी मीन्स की दवा के कंडीशन को देखते हुए और पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए दवा का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बना है। इसका मतलब होता है कि हम लोग जितने भी मेडिसिन हैं हमारे मार्केट में, सारी मेडिसिन को हम लोग अपने बॉडी के अंदर किस किस रूट से मीन्स कि किस किस रास्ते से इंटर करवा सकते हैं। ठीक है। तो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट में। कितने पार्ट में किया गया है 4 पार्ट में, जिसमें से सबसे पहला कौन सा आता है इंटरल रूट। कौन सा रूट है इंटरल रूट। दूसरा कौन सा है पेरेंटल रूट, या फिर इसको हम लोग इंटर रूट के नाम से भी जानते हैं, इंटर रूट। ठीक है। इंटर रूट में ही आपका कौन सा रूट आएगा पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट। ठीक है। फिर तीसरा आपका कौन सा आएगा टॉपिकल रूट। फिर आपका आएगा इनहेलर रूट। इनहेलर रूट। एक आता है गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म। अब बात समझ में आ रहा है कि हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों दोबारा पढ़ा रहे हैं। हमारा मेन पर्पस वीडियो बनाना नहीं था,
हमारा मेन पर्पस था कि हम ओरल रूट में ऐसे बहुत सारे रूट थे जिसको हम मिस कर दिए थे। ठीक है। इंटरनल रूट, इंटरनल रूट क्या होते हैं? इंटरनल रूट में सबसे नंबर 1 रूट कौन सा आता है? ओरल रूट। ओरल रूट, ठीक है, कौन सा? ओरल रूट। पेशेंट को सबसे ज्यादा देने वाली मेडिसिन जो होती है वो किस रूट से दी जाती है? ओरल रूट से दी जाती है। ठीक है। ओरल रूट एक ऐसा रूट होता है जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन को अपने माउथ से लेते हैं और अपने बॉडी में इंसर्ट करते हैं या फिर बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ये जो आपका ओरल रूट होता है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। किसका? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जब कोई दवा, जब कोई मेडिसिन हमारे लीवर के पास जाकर मेटाबोलाइज होती है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो आपका ओरल रूट होता है, ओरल रूट में जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है वो सबसे क्या होती है? लो होती है। सबसे लो आपको ओरल रूट का बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगा। ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? देखिए आप लोग, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? एग्जांपल में समझिए, जैसे हमने 100 mg का एक पैरासीटामोल लिया। ठीक है। जब इस 100 mg का पैरासीटामोल हम अपने माउथ से लेंगे तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा? स्टमक में जाएगा। ठीक है। 100 mg का हमने क्या लिया? पीसीएम लिया। इस 100 mg का पीसीएम जब हम खाए तो हमारे कहाँ पे जाएगी? स्टमक में जाएगी। स्टमक में ये हमारा कहाँ पे जाएगा? लीवर के पास जाएगा। लीवर क्या करेगा? इस 100 mg के पीसीएम का मेटाबॉलिज्म करेगा। 100 mg का जो पीसीएम है, पैरासीटामोल है, उसका क्या करेगा? मेटाबोलाइज करेगा। जब लीवर उस ड्रग का, इस पैरासीटामोल ड्रग का मेटाबोलाइज करेगा तो इसमें से 40% ड्रग क्या करेगा? वेस्ट कर देगा। कितना? 40% वेस्ट कर देगा। और मान लीजिए 40% क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है। ठीक है। और 60% ड्रग ही कहाँ पे जा रही है? आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। बचा कितना? 100 mg में से 40 mg अगर आप वेस्ट, लीवर हमारा वेस्ट कर रहा है तो कितनी mg बची? 60 mg बची। यही 60 mg आपके कहाँ पे जाएगी? ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। बात समझ में आई? और यही 40 mg का ब्लड स्ट्रीम में जाना, यही 60 mg का ब्लड स्ट्रीम में जाना क्या कहलाता है? एक ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। मैम वो जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं? इसको बेस्ट बोलते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट। इसको एग्जांपल से समझिए, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें का जो न्यूट्रिशन होता है वो आपके बॉडी में चला जाता है। ठीक है। और बाकी सारी वेस्ट हो जाती है। तो कौन करता है? हमारा लीवर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। जैसे ही दवा हमारे पेट में जाएगी तो लीवर के पास जाएगी तो लीवर भी क्या करेगी? उसका मेटाबॉलिज्म करेगी, जिसमें से कुछ दवा क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी और कुछ ही दवा आपके ब्लड में रीच कर पाएगी। जो कुछ दवा आपके ब्लड में रीच कर रही है वही एक ड्रग की क्या कहलाती है? बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। मीन्स कि लीवर के पास अगर कोई दवा जाए तो वो आधा से ज्यादा दवा क्या होगी? आधा से ज्यादा दवा क्या करेगी? वेस्ट कर देगी। ठीक है। बात समझ में आया? आधा से कम ही दवा क्या करेगी? वेस्ट करेगी। तो जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में रीच करते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बात समझ में आई? ओरल का बायो अवेलेबिलिटी सबसे लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ओरल की जितनी भी ड्रग होती है वो हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है। मीन्स कि हमारे लीवर के पास जाती है और लीवर का सिर्फ एक ही काम रहता है, उस ड्रग का मेटाबोलाइज करता है और आधा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या करता है? वेस्ट कर देता है। ठीक है। यही क्या कर बायो अवेलेबिलिटी समझ में आ गया कि नहीं आया? ओरल रूट क्या होते हैं? जब हम किसी दवा को, जब हम किसी मेडिसिन को अपने माउथ के थ्रू लेते हैं
वो हमारा पेट में ईसोफेगस के थ्रू पेट में जाता है, पेट में बाद स्टमक में जाएगा, सॉरी पेट में जाएगा, फिर हमारा कहाँ पे लीवर में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, सॉरी स्टमक में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वो हमारा कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, ऐसे ही तब जाके अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा। मीन्स कि इसका जो आपको एक्शन देखने को मिलेगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कौन सा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। पैरासीटामोल आपके बुखार को कम कर रहा है, ये पैरासीटामोल का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ठीक है, जो आपको चाहिए। इसका भी एक्शन जो होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी बहुत लो होता है एज कंपेयर टू सारे रूट से, सबसे लो इसका होता है। क्यों? क्योंकि ये दवा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है, पहले टूटेगी, फूटेगी, डिजॉल्व होगी, हमारे स्टमक में जाएगी, स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होगी, तब जाके इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद रीच करेगी हमारे ब्लड में रीच करने के बाद अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी, तब जाके अपना एक्शन शो करेगी, ठीक है। इसको इतनी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन अदर रूट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपका पैरेंटरल रूट होगा, पैरेंटरल रूट में जो दवा होती है वो डायरेक्टली आपको कहाँ पे दी जाती है, ब्लड में दी जाती है। आईएम वाले मसल्स में दिए जाते हैं, मसल्स से दवा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है। आईवी वाला जो होता है इसको डायरेक्टली दवा हमारे कहाँ पे दी जाती है, ब्लड में दी जाती है, ठीक है, बात समझ में आया। यही एक रीजन है जिसकी वजह से इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत स्लो होता है, सॉरी लो नहीं होता है, बहुत स्लो होता है, देता है एक्शन अपना शो करता है लेकिन बहुत लेट करता है। 1 घंटा 2 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, 1 घंटा 30 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। ओरल रूट में जैसे आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, पाउडर जो होते हैं वो हो गया, वो सब क्या करेंगे हमारे कहाँ से आएंगे, ओरल रूट में। सिरप हो गया, ठीक है, मीन्स कि जिस दवा को हम लोग अपने माउथ के थ्रू अपने बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं वही रूट क्या कहलाता है, ओरल रूट कहलाता है। ओरल रूट की जितनी भी दवा होती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ओरल रूट की जितनी भी दवा होती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे कम होती है, और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थेराप्यूटिक एक्शन जो आपको चाहिए वो बहुत स्लो देखने को मिलता है, ठीक है, बात समझ में आई। सोनू बात समझ में आया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, ओरल रूट हो गया। ओरल रूट के बाद कौन सा आएगा दूसरा, सबलिंगुअल रूट। कौन सा आएगा दूसरा, सबलिंगुअल, बकल रूट, समझिए बकल रूट, बकल रूट। दूसरा आपका कौन सा है, बकल रूट। जब हम दवा को या फिर मेडिसिन को अपने चीक के नीचे रखकर उसको बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं तो ऐसे रूट हमारे, वो रूट हमारे कौन से कहलाते हैं, बकल रूट। बकल रूट में हमेशा किस रूट का इस्तेमाल होगा, चीक का। किसका होगा, चीक का। चीक मतलब गाल होता है, ठीक है, ये वाला गाल। इसके नीचे आप क्या करते हैं, दवा को रखते हैं, दवा को रखने के बाद वो दवा यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे आप सुर्ती खाने वाले को देखे हैं, ठीक है, सुर्ती खाने वाले को देखे हैं, वो क्या करते हैं, वो सुर्ती को अपने चिक के नीचे दबा देते हैं या फिर अपने ओठ के नीचे दबा देते हैं, ठीक है। तो कुछ देर बाद देखेंगे, पहले तो छपटियाएंगे इधर से उधर, लेकिन जैसे ही वो अपने चिक के नीचे दबा लेंगे तो सुर्ती में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो मसल्स के थ्रू या फिर जो ब्लड वेसल्स रहती है उसके थ्रू कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। तो कुछ मिनट बाद वो शांत भी हो जाते हैं, फिर 1 घंटे बाद वो खोजेंगे, ठीक है। तो इसी रूट को देखते हुए बकल रूट बनाया गया है, चिक रूट बनाया गया है। चिक रूट से हम लोग दवा को अपने बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं, मीन्स कि बकल रूट से हम लोग अपनी दवा को अपने बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं। बकल रूट एक ऐसा रूट होता है जिसमें हम लोग दवा को अपने चिक के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, चिक के अंदर रखते
पास जो ब्लड वेसल्स होती है वो अपने अंदर दवा को एब्जॉर्ब कर लेती है और वहीं से दवा ब्लड में जाती है, ब्लड में साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाती है। ठीक है, जब हम दवा चिक के रूट से मतलब चिक के सहारे लेते हैं तो वो रूट हमारा क्या कहलाता है? बकर रूट। बात समझ में आई? बकर रूट का इस्तेमाल हम लोग 2-3 कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे जब कोई पेशेंट बेहोशी की हालत में होता है तब हम बकर रूट का यूज कर सकते हैं। जब पेशेंट बेहोशी की हालत में होता है तो क्या करता है? वो दवा को लेने में कतराता है। आप उसको ओरली दवा नहीं खिला सकते हैं ना ओरली दवा। जिस पेशेंट को इंजेक्शन लेने में बहुत घबराहट होती है, बहुत दर्द होता है, या बहुत सारे पेशेंट आप देखते हैं इंजेक्शन लेने में कतराते हैं, तो उस सिचुएशन में बकर रूट का यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तीसरा कौन सा है आपका? सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट एक ऐसा रूट होता है जिसके थ्रू हम लोग दवा को अपने जीभ के नीचे रखकर बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, सबलिंगुअल रूट में हम लोग किसका यूज करेंगे? टंग्स का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? टंग्स का यूज करेंगे। मीन्स कि जब हम दवा को जीभ के अंदर रख के अपने बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो ऐसे रूट हमारे क्या कहलाते हैं? सबलिंगुअल रूट कहलाते हैं। ठीक है, इसकी भी बायो अवेलेबिलिटी आपको ठीक ठाक दिखेगी और इसकी भी बायो अवेलेबिलिटी आपको ठीक ठाक दिखेगी। मीन्स कि 2 से 3% ही दवा आपकी बेस्ट जाएगी। ठीक है, 4 से 5% मान लीजिए, ज्यादा नहीं जाती है। 4 से 5% दवा आपकी बेस्ट जाएगी, बाकी सारी दवा आपकी कहाँ पे रीच कर जाएगी? ब्लड में रीच कर पाएगी। यहाँ पे दवा का जब एब्जॉर्प्शन होता है उसी में दवा आपकी कुछ बेस्ट होती है, मतलब कुछ ही क्वांटिटी में दवा वहाँ पे बेस्ट होती है। मतलब कि कुछ रीच तो कर जाती है लेकिन सारी दवा क्या होती है? रीच नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसमें बायो अवेलेबिलिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। सबलिंगुअल रूट का भी यूज हम लोग 2-3 कंडीशन में कर सकते हैं। जब पेशेंट बेहोशी की हालत में हो और जब पेशेंट दवा निगलने में असमर्थ हो। ठीक है, और जब पेशेंट इंजेक्शन लेने में घबराता हो तब हम उस समय इसका यूज कर सकते हैं। और इसका एक्शन आपको फास्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ओरल रूट। इन दोनों का एक्शन आपको फास्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ओरल रूट। क्यों होता है? क्योंकि जो बकर रूट होते हैं और सबलिंगुअल रूट होते हैं एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स कि इसकी जो दवा होती है वो आपके लीवर के पास नहीं जाएगी। जब लीवर के पास नहीं जाएगी तो इस दवा का मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो जो टाइम आपका दवा को मेटाबोलाइज करने में लगता है वो यहाँ से क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सीधा ड्रग का कहाँ से शुरू होगा? एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन से। एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब समझ में आया? इसी वजह से इन दोनों का एक्शन आपको फास्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ओरल रूट। ठीक है, बात समझ में आई? फिर आपका एक और रूट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टल रूट। रेक्टल रूट कौन सा है? पांचवा आपका रेक्टल रूट। रेक्टल रूट ऐसे रूट होते हैं जब हम दवा को अपने मध्य रास्ते के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, अपने बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, तो ऐसे रूट को कौन सा रूट कहते हैं? रेक्टल रूट। ऐसा रूट कौन सा रूट कहलाता है? रेक्टल रूट। एग्जाम्पल में जैसे सपोजिटरी का नाम सुने होंगे, सपोजिटरी। ठीक है, सपोजिटरी एक कौन सी है? कौन सी दवा है? एंटी पायरेटिक दवा है। एंटी पायरेटिक दवा होती है। सपोजिटरी एक टाइप की एंटी पायरेटिक दवा होती है। ये कहाँ पे? हमारे जो रेक्टल का रूट होता है, मतलब जो हमारा रेक्टल होता है, जो एक ह्यूमन बॉडी का रेक्टल होता है या फिर जो पेशेंट का रेक्टल होता है, उसी से रेक्टल ऑर्गन जो होता है उसी के थ्रू दवा को क्या किया जाता है? बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। ठीक है, सपोजिटरी एक आपकी क्या है? एंटीपायरेटिक दवा है। एंटीपायरेटिक दवा ऐसी दवा होती है जो हमारे बुखार को कम करने के लिए यूज होती है, उसको हम लोग एंटीपायरेटिक दवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एंटीपायरेटिक दवा कौन सी होती है? बुखार को यूज करने के लिए जिस दवा को
बुखार को खत्म करने के लिए जिस दवा का यूज करते हैं वो सारी दवा हमारी कौन सी दवा कहलाएगी? एंटीपायरेटिक दवा कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? रेक्टल रूट समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। फिर इसके बाद आपका कौन सा रूट है? वेजाइनल रूट। वेजाइनल रूट, एयर रूट सबसे ज्यादा फीमेल में यूज किया जाता है। ठीक है, जब हम दवा को वेजाइनल के थ्रू बॉडी के एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, ठीक है, फीमेल ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हम दवा को पहुंचाते हैं तो उसको कौन सा रूट कहते हैं? वेजाइनल रूट कहते हैं। ठीक है, वेजाइनल रूट सबसे ज्यादा यूज होता है कंट्रासेप्टिव में। ठीक है, किसमें यूज होता है? कंट्रासेप्टिक दवा में वेजाइनल रूट सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है? कंट्रासेप्टिक ऐसी दवा होती है जो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करवाती हैं, प्रेगनेंसी होने से क्या करती हैं? बचाती हैं। ठीक है, प्रेगनेंस कौन होता है? फीमेल होता है, सॉरी फीमेल होती है ना। तो ये दवा जो वेजाइनल रूट होता है इसमें कंट्रासेप्टिव सबसे ज्यादातर यूज होता है। तो कंट्रासेप्टिव ऐसी दवा होती हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करवाती है, मीन्स कि प्रेगनेंसी को होने नहीं देती है, प्रेगनेंसी होने से रोकती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं समझ में आया कि नहीं आया? मीन्स कि जब हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करवाने के लिए जिस दवा का यूज करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जिस दवा का यूज करते हैं, वही दवा हमारी क्या कहलाती है? कंट्रासेप्टिव कहलाती है। जैसे आपने कॉपर टी का नाम सुना होगा, एग्जाम्पल में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी टी शेप का होता है। ठीक है, इसी शेप का होता है, टी शेप का होता है। ये जो फीमेल की वेजाइना में इंटर किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? फीमेल की वेजाइना में क्या किया जाता है? इंटर किया जाता है। जो कॉपर टी होता है वो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस को क्या करता है? कॉपर टी जो होता है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को क्या करता है? रोकने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? कॉपर टी फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस को रोकने का काम करता है। हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन क्या कहलाते हैं? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों आपस में मिलते हैं और एक ब्रूड बनाते हैं, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल और फीमेल का एक मीन्स कि एग और स्पर्म मिलने की प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होती है। किसके? फैलोपियन ट्यूब में होती है। जो आपका कॉपर टी होता है, कॉपर टी वेजाइना में इंटर किया जाता है, तो ये क्या करता है? ये स्पर्म के जाने, जो स्पर्म पास होता है, ठीक है, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए रोक देता है, अलाउ ही नहीं करता है। ये हमारा क्या है? कॉपर टी। इसको कॉपर टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉपर टी जो होता है इसमें कॉपर की क्या लगी रहती है? तार लगी रहती है। ठीक है, इसको डिटेल में बताएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये किस शेप का है? ये टी शेप का है, इसलिए इसका नाम कॉपर टी पड़ा। ठीक है, जैसे ये जब यहाँ पे जाएगा तो फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जहाँ से आपका स्पर्म, जैसे जहाँ से स्पर्म पास करता है, और यहाँ से ओवरी से क्या निकलता है? ओवम निकलता है, जिसको हम लोग एग बोलते हैं। यहाँ से ओवम निकलेगा, यहाँ से स्पर्म जाएगा, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे और एक ब्रूड बनाएंगे। जो ये प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, ये जो कॉपर ट्यूब होता है ये फीमेल के वेजाइना में इंटर किया जाता है, तो ये क्या करती है? स्पर्म के इंटर को रोकती है। स्पर्म का इंटर, जब स्पर्म जो होता है, जब वो एग से नहीं मिलेगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है या फिर प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? और एक आपका 7 शेप का आता है, इसको पता नहीं किस नाम से जानते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका भी यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कॉपर टी
का यूज किस लिए किया जाता है? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी दवा भी होती हैं जो हम लोग वेजाइनल रूट से एक फीमेल के अंदर इंटर करवा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े? समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद आपका है इंटर रूट। ठीक है, कौन सा रूट है? इंटर रूट। इंटर रूट में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? इंटर रूट में सबसे पहले आपका आता है पैरेंटरल रूट। कौन सा रूट आता है? पैरेंटरल रूट। पैरेंटरल रूट ऐसे रूट कहलाते हैं जब हम दवा को इंजेक्शन के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, अपने बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, तो ऐसे रूट हमारे कौन से रूट कहलाते हैं? पैरेंटरल रूट कहलाते हैं। पैरेंटरल रूट बात समझ में क्या होते हैं? जब हम दवा को इंजेक्शन के थ्रू अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या फिर अपने बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, तो ऐसे रूट हमारे कौन से कहलाते हैं? पैरेंटरल रूट। पैरेंटरल रूट जो होते हैं ये भी 3-4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपका आता है आईएम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामस्कुलर रूट। जब हम दवा को मसल्स के थ्रू, जब हम दवा को इंजेक्शन के सहारे मसल्स के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं या फिर अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, तो वो रूट हमारा कौन सा कहलाता है? इंट्रामस्कुलर रूट कहलाता है। इंट्रामस्कुलर रूट में हम लोग दवा को अपने मसल्स के थ्रू देते हैं। किसके थ्रू लेते हैं? अपने मसल्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। इंजेक्शन को कहाँ पे लगाते हैं? इंजेक्शन में हम लोग दवा को भरते हैं और कहाँ पे लगाते हैं? मसल्स में लगाते हैं। तो ऐसे ही रूट हमारा क्या कहलाता है? इंट्रामस्कुलर रूट कहलाता है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट में हमने बताया था अगर इंट्रामस्कुलर का इंजेक्शन आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं, अगर उसमें ब्लड आ गया तो इसका मतलब है, ठीक है, अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं, अगर थोड़ा से भी ब्लड आ गया तो इसका मतलब है कि आपका इंजेक्शन रॉन्ग है, गलत है, फेल है, आप गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रामस्कुलर में जितने भी इंजेक्शन आप देंगे यहाँ से ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आप इंजेक्शन गलत दे रहे हैं। ठीक है, और एक बात और, इंट्रामस्कुलर का इंजेक्शन हमेशा 90 एंगल पे लगता है। कितने एंगल पे लगता है? 90 एंगल पे लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? इंट्रामस्कुलर समझ में आया कि नहीं? इंट्रामस्कुलर ऐसे रूट होते हैं जब हम लोग दवा को इंजेक्शन के सहारे अपने मसल्स के थ्रू अपने बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हमेशा 90 एंगल से लगता है। अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को देते समय वहां से ब्लड सिक्रेट हुआ या फिर ब्लड आया तो वो इंजेक्शन गलत माना जाता है जी। क्योंकि जो ब्लड होती है वो हमारे ब्लड वेसल्स में होती है, ना कि हमारे मसल्स में होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कौन सा? आईवी रूट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा वेनस। वेनस मतलब होता है नस। जब हम इंजेक्शन को अपने नस के थ्रू, जब हम दवा को अपने नस के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इंटर करवाते हैं तो वो रूट हमारा कौन सा कहलाता है? इंट्रा वेनस रूट कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन को देते वक्त ब्लड आ गया तो ये इंजेक्शन आपका सही माना जाएगा। अगर ब्लड नहीं आया तो दवा आपकी आगे पास ही नहीं होगी, मीन्स कि आप इंजेक्शन गलत दे रहे हैं। इंट्रावेनस का इंजेक्शन कितने एंगल पे लगता है? 45 एंगल पे लगता है। कितने एंगल पे लगता है? 45 एंगल पे लगता है। आपने एंगल पढ़ा होगा, एंगल का सिंबल यही होता है। ये आपका कौन सा है? जो सीधा सीधा हो वो 90 एंगल का होगा। ठीक है, और फिर जो थोड़ा सा मुड़ा हो ये क्या होगा? 60 एंगल का होगा। फिर जब इससे थोड़ा सा मुड़ा हो ये क्या होगा? 45 एंगल का होगा। ठीक है, और फिर क्या ये जो सीधा होगा ये कितना? 180, और जब एकदम पूरा गोला में हो 360 एंगल का होगा।
ठीक है, ए एंगल होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, तो जो 90 एंगल का होता है, जो 90 एंगल होता है वो हमारे इंट्रामस्कुलर में यूज होता है। जो आपका 45 एंगल होता है वो हमारे इंट्रावेनस में यूज होता है। इंट्रावेनस ऐसा रूट होता है जिसमें हम लोग दवा को अपने वेनस के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्शन करवाते हैं या फिर बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सलाइन वाटर चढ़ते हुए किसी पेशेंट को देखे होंगे आप लोग, हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो सलाइन वाटर चढ़ता है। ठीक है, और बहुत सारे एएनएस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है और बहुत सारे इंजेक्शन भी दिया जाता है, उसको इंट्रावेनस ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए। और इंट्रावेनस या फिर जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन का यूज हमेशा किसमें होता है, इमरजेंसी कंडीशन में होता है। किसमें होता है, इमरजेंसी कंडीशन में होता है। मीन्स कि अगर आपको बुखार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सहने की क्षमता नहीं है, तो उस समय अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या देगा, इंजेक्शन देगा। लेकिन अगर आपका बुखार नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको सहने की क्षमता है, नॉर्मल है, डॉक्टर भी देखेगा कि नहीं दवा से कंट्रोल हो जाएगा, तो उस समय डॉक्टर आपको कौन सा दवा देगा, ओरल देगा, टैबलेट देगा, ओरल रूट वाली दवा देगा, टैबलेट कैप्सूल वगैरह दे देगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद आपका आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या कहलाते हैं? जब हम इंजेक्शन को कहाँ से देते हैं, अपने सबक्यूटेनियस लेयर में देते हैं। कहाँ पे देते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर या फिर सबक्यूटेनियस स्किन में देते हैं। जो हमारी स्किन होती है, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा डर्मिस, एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, डर्मिस कहलाता है, डर्मिस कहलाता है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइपोडर्मिस भी कह सकते हैं और आपका सबक्यूटेनियस लेयर भी कह सकते हैं। हाइपोडर्मिस नाम से भी जानी जाएगी और सबक्यूटेनियस के नाम से भी जानी जाएगी। सबक्यूटेनियस के नाम से ही जानी जाएगी। तो जो आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है वो आपका सबसे निचली वाली लेयर में दिया जाता है, मीन्स कि सबक्यूटेनियस की लेयर में दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप पेनिसिलिन का इंजेक्शन देखे होंगे, सॉरी इंसुलिन का इंजेक्शन देखे होंगे। इंसुलिन का इंजेक्शन हमेशा कहाँ पे दिया जाता है, सबक्यूटेनियस में दिया जाता है। और सबक्यूटेनियस के जितने भी इंजेक्शन लगते हैं वो थोड़ा से स्किन को क्या करते हैं, उठा के लगाते हैं। ऐसे स्किन को क्या करेंगे, मोड़ देंगे, तब जाके इंजेक्शन को देंगे। ठीक है, अब इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगता है, वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगता है, डायबिटीज मेलाइटस के लिए लगता है। किसके लिए, डायबिटीज मेलाइटस की बीमारी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। बताए थे जो ह्यूमन बॉडी की जो पेनक्रियाज सेल होती है, कौन सी, पेनक्रियाज, ह्यूमन बॉडी की जो पेनक्रियाज होती है, इसमें दो सेल्स पाई जाएगी, एक आपकी अल्फा सेल्स पाई जाती है, एक आपकी बीटा सेल्स पाई जाती है। बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रीशन करवाती है। किसका, इंसुलिन का सिक्रीशन करवाती है। ये जो इंसुलिन होता है डायरेक्टली हमारा कहाँ पे पहुँचता है, ब्लड में पहुँचता है। कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। और ब्लड में ही हमारे किसकी मात्रा रहती है, ग्लूकोज की मात्रा रहती है, शुगर की मात्रा रहती है। तो इंसुलिन का सिर्फ सबसे मेन फंडा यही होता है कि वो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करे, मेंटेन करने का काम करे। ठीक है, क्या करे, मेंटेन करने का काम करे। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मीन्स कि जब बीटा सेल हमारी डैमेज हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम कर देगी। जब बीटा सेल डैमेज होगी तो वहां से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा या फिर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज है उसकी मात्रा कंट्रोल में नहीं रहेगी, मतलब उसकी मात्रा मेंटेन नहीं होती रहेगी। जब मेंटेन नहीं होगी, इंसुलिन निकलेगा ही नहीं, तो मेंटेन कौन करेगा। जब मेंटेन नहीं होगा
तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो एक बीमारी कॉज कर सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं, इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। और कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज मेलाइटस होती है। इसी डायबिटीज मेलाइटस को ठीक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। और जो ये इंसुलिन का इंजेक्शन रहता है ये हमारे बीटा सेल पे जाकर एक्ट करती है। ठीक है, कहाँ पे करती है, बीटा सेल पर एक्ट करती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद आपका एक और आता है इंट्राडर्मल। कौन सा इंजेक्शन है, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको हम लोग डर्मस के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। डर्मिस के थ्रू, अपने स्किन के थ्रू जब बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको कौन सा इंजेक्शन कहते हैं, इंट्राडर्मल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? फिर टॉपिकल रूट। कौन सा रूट है आपका, टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट ऐसे रूट कहलाते हैं जब हम दवा को अपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट से लेते हैं। मींस कि जब हम दवा को अपने टॉपिकली रूट से लेते हैं, जब हम दवा को अपने स्किन के रूट से लेते हैं तो ऐसे रूट क्या कहलाते हैं, हमारे टॉपिकल रूट हो कहलाते हैं। सिंपल समझिए, जब हम दवा को अपने स्किन के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ऐसी दवा हमारी कौन सी कहलाती है, टॉपिकल रूट कहलाती है। जैसे आपका हो गया क्रीम हो गया, दूसरा क्या हो गया, लोशन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, एनाल्जेसिक स्प्रे। एनाल्जेसिक स्प्रे, ये सारी दवा हमारी टॉपिकली यूज होती है। एनाल्जेसिक स्प्रे आप देखेंगे कि उसको दिया जाता है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे स्प्रे कर दिया जाता है। ऐसे करके स्प्रे कर दिया जाता है तो कुछ ही टाइम में वहाँ का दर्द क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, और एक आपका आता है पैचेस, डर्मल पैचेस। कौन सा पैचेस, डर्मल पैचेस। जो डर्मल पैचेस होते हैं वो किस तरह होते हैं, आपने बैंडेज देखा होगा, बैंडेज जो ऐसे अंगूठा दिया रहता है, वो क्या एक टाइप का बैंडेज है। अगर स्किन पे चोट वगैरह लग जा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको चिपका देते हैं, तो बैंडेज ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट अडेसिव नेचर का होता है। बीच में क्या दिया जाता है आपको, ऐसे ऐसे येलो कलर का कुछ ऐसे दिया रहता है। ठीक है, ऐसे जालीनुमा संरचना दी रहती है और इसी जाली में क्या फिल रहता है, आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहता है जो येलो कलर का दिखता है। ठीक है, इसी में क्या फिल रहता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसके पास एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वही इसके अंदर पाया जाता है। और यही क्या करता है, धीरे धीरे हमारे बॉडी, हमारे स्किन में धीरे धीरे कंटिन्यू रीच होता रहता है, कंटिन्यू रीच होता रहता है और धीरे धीरे हमारी जो घाव होती है उसको ठीक करता है। उसके आगे वाले पार्ट क्या होते हैं, एडहेसिव नेचर के होते हैं, मींस की चिपकने वाले होते हैं। किस नेचर के होते हैं, एडहेसिव नेचर के होते हैं। यहाँ से आप क्या करते हैं, दवा को लगा के चिपका सकते हैं। ठीक इसी टाइप से आपका डर्मल पैचेस भी आते हैं जो आपके स्किन पे चिपका दिया जाता है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भरे होते हैं वो आपके बॉडी में धीरे धीरे क्या होते हैं, रीच होते हैं। और कुछ आपकी एंटी फंगल क्रीम आती है। ठीक है, एंटी फंगल क्रीम आती है, जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, ठीक है, कीटोकोनाजोल हो गया। इसकी आपको क्या देखेगी, क्रीम देखेगी। जब फंगस इन्फेक्शन होता है, जैसे खांस खुजली हो गया, दाद हो गया, ठीक है, इस सब को ट्रीट करने के लिए हम लोग उस क्रीम का यूज करते हैं। तो वो बीमारी हमारी कहाँ होती है, एक्सटर्नल पार्ट पे होती है, हमारी स्किन पे होती है, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं और कुछ दिनों में बीमारी क्या होती है, ठीक हो जाती है। फिर इसके बाद आता है इनहेलर। इनहेलर एक ऐसा रूट होता है जब हम लोग दवा को क्या करते हैं, अपने सांस के रास्ते बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। मीन्स कि अपने सांस के रास्ते बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हमने बताया था एक अस्थमा होता है, जैसे साल्ब्यूटामॉल बताया था,
एग्जाम्पल में बोला था साल ब्यूटामॉल। साल ब्यूटामॉल जो दवा होती है वो किसमें फिलअप होगा, इसका टैबलेट भी आता है, लेकिन अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए तो इसका क्या आता है, स्प्रे भी आता है। ठीक है, ओके, ये दवा हमारे किसमें, वही दवा होती है किसमें भर दी जाती है, इनहेलर में भर जाती है। ठीक है, उसको जब आप देते हैं तो आपको पुश करना पड़ता है और वो दवा आपके सांस के थ्रू, मीन्स की जो हवा है, ऑक्सीजन है, उसके थ्रू आपके कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है और क्विक एक्शन देती है। ठीक है, क्विक एक्शन देती है मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देती है। आप बहुत सारे अस्थमा वाले पेशेंट को देखे होंगे, उनके पास एक इनहेलर जरूर होता है जब उनको प्रॉब्लम होती है। अस्थमा में क्या होता है, बहुत जल्दी वो सांस लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी क्या होते हैं, सांस लेते हैं, इसमें आप पेशेंट की सांस फूलती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एक दवा का यूज करते हैं, सालब्यूटामॉल। हालांकि बहुत दवा यूज होता है, सालब्यूटामॉल का टैबलेट भी आता है। ठीक है, लेकिन इसका स्प्रे भी आता है, जिसका कंट्रोल नहीं होता है, मीन्स कि जिसका टैबलेट नहीं कंट्रोल कर पाता, उसके लिए स्प्रे दिया जाता है। जब प्रॉब्लम होती है वो तुरंत स्प्रे कर देते हैं और कुछ ही मिनट में, कुछ ही क्षण में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उनके पास हमेशा परमानेंट रहता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद आता है गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, देखे हैं पेशेंट को ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे, वो आपका किस फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में आता है। जब हम लोग इंजेक्शन, जब हम लोग दवा को गैस के रूप में देते हैं, गैस के रूप में अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्म कहते हैं, गैसियस फॉर्म कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या होता है, एक बॉटल में फिलअप रहता है, उसका कैप एक आपके नाक पे लग जाता है और धीरे धीरे आपको ऑक्सीजन मिलता रहता है। ठीक है, बात समझ में आई। ओरल रूट आज खत्म हुआ। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैम। ये जो इंट्राडर्मस होता है वो स्किन के सबसे ऊपरी सतह पे लगाया जाता है। हाँ, इंट्राडर्मस स्किन की सबसे ऊपरी सतह पे लगता है।